एक बार ये दे देगा ना। एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 4 देख लो भाई, डाउट में। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई सच दैट 2i plus 3j and xi, अरे भैया सॉरी, ये नहीं है थर्ड वाला। टू वैक्टर्स हैविंग द सेम डायरेक्शन। दोनों की डायरेक्शन कैसी रखनी है? सेम रखनी है भाई। तो डायरेक्शन अगर सेम रखनी है तो आपने सिर्फ खाली क्या कर देना, मैग्नीट्यूड बढ़ा देना है उसका, ठीक है? डायरेक्शन सेम रहनी है। हाँ जी, राइट टू डिफरेंट वैक्टर्स हैविंग द सेम डायरेक्शन, ठीक है? तो मान लीजिए जैसे आपके पास i प्लस 2j और प्लस k एक वेक्टर है। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पर ए वेक्टर आपके पास आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, ये एक वेक्टर है, और मुझे दो वेक्टर इसी की डायरेक्शन में और लिखने हैं। तो मैं क्या कर दूंगा, इसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करवा दूंगा, आई प्लस 2j प्लस, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 3i प्लस 6j और प्लस 3 के, ठीक है? ये वाला जो वेक्टर बना है हमारा, ये इस वाले वेक्टर के पैरेलल वेक्टर होगा और सेम डायरेक्शन होगी, ठीक है? इसी तरीके से आप एक और वेक्टर भी बना सकते हो, किसी और मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करते हो। आई प्लस 2j प्लस कितना हो जाएगा आपके पास, 2i प्लस 4j, बिल्कुल लैम्बडा वाला ए वेक्टर इक्वल टू में लैम्बडा बी वेक्टर, ठीक है? वही बात है। वो असिस्टेंट चलाने की वीडियो कोर्स में आ रहा है, पंखा चला दो। गगन, पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा प्लीज। क्वेश्चन नंबर 4 डाउट में, 5th, 6th, डाउट में 7th, 8th कोई डाउट नहीं है? बाकी के क्वेश्चन सब ट्राई करें, किसी को कोई डाउट नहीं? ठीक है, अगर आपको कोई डाउट आता है इन केस तो आप बता सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच, ये वाला वेक्टर कैसे हैं, पैरेलल है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो भैया अगर ये दोनों वेक्टर अगर पैरेलल हैं तो इसका मतलब इनके कोफिशिएंट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे, सही बात है ना? तो मतलब 3/2 इक्वल होगा -4/-6 इक्वल टू लैम्डा -6/-4, और यहाँ पर आपके पास 1 ये इक्वल हो जाएगा आपके पास। तो ऑब्वियस सी बात है, देखो आपको किसी भी दो वैल्यूज को ले लो, इसको और इसको ले लो, या इसको और इसको ले लो, कैसे भी करो, लैम्बडा वाली वैल्यूज को ले लो, क्योंकि तीनों वैल्यूज इक्वल हैं। पैरेलल में ऐसे ही तो होता है। तो आइए इसको और इसको ले लेते हैं। तो आपके पास 3/2 इक्वल टू 1 में लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 2/3, ठीक है? तो हाँ जी बिल्कुल लगा सकते हैं। एक नंबर के लिए ये अलग से आएगा, हाँ वो हाँ जी अलग से आया, सेम सेम है। क्या बकवास करते रहते हैं। इधर देखो भाई, if a vector, if a vector and b vector are collinear vectors, then prove that कि b1/a1 इक्वल टू b2/a2 इक्वल टू b3/a3 इक्वल टू लैम्डा।
सिंपल है ये। कैसे? एक जैसे ए वेक्टर है और बी वेक्टर, तो हमसे पता है कोलियनली एक होती है ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर। तो ए वेक्टर के हम लोग मान ले a1 a2 a3 और उधर से मतलब लैम्डा को अकेला कर दिया, बी को नीचे ले गए, बी वेक्टर को। देखो भाई देखो, हाँ सही कह रहा है, नहीं वो सही कह रहा है लड़का। ए वेक्टर और बी वेक्टर हमारे क्या है, कोलिनियर वेक्टर है, तो ऑब्वियस सी बात है ए वेक्टर इक्वल टू में क्या हो जाएगा, प्लस लैम्डा। हाँ इसके हिसाब से बी वन आपने ऊपर रखना है, और बात वही है, बी वेक्टर इक्वल टू में लैम्डा ए वेक्टर। ऑब्वियस सी बात है, इफ दे आर कोलिनियर तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि नहीं होगी? तो बिल्कुल होगी। और अगर ये होगी तो बी वेक्टर को हम लोग लिखेंगे b1i प्लस b2j और प्लस b3। भाई वेक्टर है तो ऐसा फॉर्म होगा कि नहीं होगा इसका? बिल्कुल होगा। और यहाँ पे लैम्डा, और ए वेक्टर की जगह हम क्या लिखेंगे, a1i प्लस a2j और प्लस a3 के। यहाँ पे इस तरीके से लिख देंगे हम लोग, ठीक है। अब अगर आप मल्टीप्लाई भी कर लें तो इसको a1 लैम्डा आई कैप प्लस a2 लैम्डा जे कैप और प्लस a3 लैम्डा जे कैप। सही है भाई। दो वेक्टर्स इक्वल कब मानते हैं? जब वो एग्जैक्टली इक्वल हो जाए, मतलब उनके कोफिशिएंट्स, उनकी डायरेक्शन सब सेम हो, तभी तो होता है सेम मैग्नीट्यूड, सब कुछ सेम। तो b3 के कैप, तो इसका मतलब अगर ये वेक्टर और ये वेक्टर अगर इक्वल हैं तो इसका मतलब इसका i का जो कोफिशिएंट है वो इसके इक्वल है, और इसका ये जो है ये इसके इक्वल है, और ये वाला इसके इक्वल है। ठीक है, तो इससे ही हम इन बातों को लिखेंगे कि भाई b1 इक्वल टू में a1 लैम्डा, ठीक है, और b2 इक्वल टू में a2 लैम्डा, और b3 इक्वल टू में a3 लैम्डा। तो b1 अपॉन में a1 इक्वल टू में लैम्डा, और ऐसे b2 अपॉन में a2 इक्वल टू में लैम्डा, और b3 अपॉन में a3 इक्वल टू में लैम्डा। और ये तीनों ही चीज़ें लैम्डा के इक्वल हैं, तो इसका मतलब हम इस बात को भी लिख सकते हैं कि b1 अपॉन में a1 इक्वल टू b2 अपॉन में a2 इक्वल टू b3 अपॉन में a3 इक्वल टू में नहीं है। तो इस तरीके से आपको समझ के इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। हाँ थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, और हालांकि इस इक्वेशन को आप यूज भी करते हैं तो थोड़ा सा आइडिया नहीं पड़ पाता कि ऐसे लिखना, बट ठीक है एक बार कर लिया तो ठीक है। ओके, और हम आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए मैंने आपको प्लस सिखा दिया, वेक्टर में प्लस कैसे होता है, सब्ट्रैक्ट कैसे होता है, ठीक है। कोई कांस्टेंट जब मल्टीप्लाई होता है किसी वेक्टर के साथ तो उसको पूरे आई जे के तीनों के कोफिशिएंट्स के साथ हमें क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई, ठीक है। अगर आप यहाँ से सिक्कू एक टॉपिक भी सीख जाते हो ना, एक टॉपिक भी, वो भी मेरे लिए काफी है। नहीं आपने तो कर लिया लेकिन समझ की बात है बाबू, समझ के तो करें। मैं क्वेश्चन दूंगा फिर आप नहीं कर पाओगे, फिर आप बोलोगे। आइए अब हम लोग प्रोडक्ट सीख रहे हैं, दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट। नहीं मैं रोक दिया था। प्रोडक्ट्स में मैंने आपको दो तरीके के प्रोडक्ट्स होते हैं, एक होता है आपके पास स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर नहीं डॉट प्रोडक्ट, एक डॉट प्रोडक्ट होता है, एक आपके पास होता है क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और यहाँ पर होता है ए वेक्टर क्रॉस। ये जो चीज होती है ये आपको हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी देती है, इसलिए इसलिए हम इसे स्केलर प्रोडक्ट भी कह देते हैं, ठीक है। और ये जो क्रॉस जो होता है ये आपको हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी देगी, हमेशा क्या देगी, एक वेक्टर क्वांटिटी। मैं आपको करके दिखा देता हूँ इसको कैसे करते हैं। भाई जैसे मान लो एक ए वेक्टर है आपके पास 2i प्लस जे और माइनस के, और बी वेक्टर है आपके पास i माइनस 2j और प्लस, ठीक है। और अगर मैं कह रहा हूँ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करना है आपको, तो आपने क्या कर देना, 2i प्लस जे माइनस के और i माइनस 2j प्लस, फॉर्मूला भी है तो एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो हम दोनों का डॉट कर रहे हैं, तो डॉट में हम क्या करते हैं, आई वाले को देखो,
अभी फिलहाल के लिए समझिए, आई वाले को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आई के साथ, जे वाले को जे के साथ, और के वाले को के के साथ। अभी फिलहाल के लिए इन बातों को भी थोड़ा सा मदद कर लीजिए कि आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर क्या देता है आपको, हमेशा 1। और ऐसे ही जे कैप और जे कैप भी हमेशा आपको क्या देता है, 1। और के कैप डॉट के कैप भी आपको कितना देता है, 1। ये क्यों देता है ऐसा वो मैं बता दूंगा। फिलहाल के लिए मैं आपको ये बस सिखा रहा हूँ कि कैसे करना है। तो जब हम इसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा आएगा, 2i डॉट आई प्लस जे डॉट माइनस 2j और माइनस के डॉट 3k। सही है, आई के साथ होगा तो 1 हो जाएगा ये, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। जे और जे करोगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ -2। ठीक है, और यहाँ के 1 हो गया, यहाँ -3। आंसर आएगा आपके पास -3। तो मैंने बताया था ना, डॉट आपको हमेशा कैसा देता है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब कुछ मैग्नीट्यूड देगा, कुछ वैल्यू देगा, कोई नंबर देगा। वेयर एज क्रॉस प्रोडक्ट ऐसा नहीं है। क्रॉस प्रोडक्ट आपको वेक्टर क्वांटिटी देता है। सॉल्व कैसे करते हैं अभी फिलहाल हम वो सीख रहे हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ऐसे ये चीजें ऐसे क्यों बनी है, कुछ और क्यों नहीं बना 1, वो चीजें पे हम बात करेंगे दोनों। अभी फिलहाल के लिए बस आप ये सीख लीजिए डॉट कैसे निकालते हैं और क्रॉस कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए ए वेक्टर है आपके पास, इसी को ले लेते हैं 2i प्लस जे और माइनस के, और बी वेक्टर i माइनस 2j और प्लस 3k। ठीक है, तो अगर मेरे को इन दोनों का क्रॉस निकालना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो कैसे करते हैं, ऊपर में हम i माइनस जे और k लिख देते हैं, और इनके जो कोफिशिएंट्स हैं उनको हम लिख देते हैं 2 1 -1 और 1 -2 और 3। हाँ जी बोलो। ये डिटरमिनेंट का मेथड नहीं होता है, जब एक्सपेंड करते हैं तब करते हैं। डिटरमिनेंट्स नहीं होते थे ऐसे 1 2 3 1 2 1 फिर 2 3 4, फिर हम एक बार इसको रखते थे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये प्लस वाला माइनस वाला, ये प्लस वाला, ये डिटरमिनेंट सॉल्व। भैया इसमें जे के सामने माइनस क्यों लगाया है? ये डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का तरीका है। आप बेशक जे के आगे माइनस ना लगाएं, लेकिन जब तुम इसको एक्सपेंड करोगे, जब डिटरमिनेंट सॉल्व करोगे तब तो लगाना ही पड़ेगा ना। मैं आपको बता देता हूँ इस चीज को मैं ऐसे क्यों लिख देता हूँ। इस चीज को मैं ऐसे लिखते हैं एक्चुअली, डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए तरीके हैं। ठीक है, तो डिटरमिनेंट सॉल्व करने का तरीका है ये। जब हमने डिटरमिनेंट चैप्टर पढ़ा था तो उस टाइम पे हमने इस बात को डिस्क्लोज किया था कि जैसे हम कोफैक्टर नहीं निकालते थे, याद है, कोफैक्टर के लिए आपका -1 के ऊपर ये किस ऑर्डर का लिखा है वो लिखते थे, और फिर पीछे उसका डिटरमिनेंट लिखते थे। याद है कुछ? डिटरमिनेंट में जब एक्सपैंड करते थे तो ऐसे लिखते थे। अभी इतना ज़्यादा टेंशन मतलब, यहाँ माइनस होता है वैसे, ऐसा कुछ एज अ फॉर्मूला समझ, ठीक है। बट इसका रीज़न है, इसका रीज़न वही है, यहाँ पे -1 फिर आपके पास बनता है, हाँ जी, और ये 1 1 है, ये 1 2 होता है। देखो ये 1, ये इस ऑर्डर का होता है ना, A1 1, ये क्या होता है 1 2, ये क्या होता है A1 3। हाँ, तो देखो ना आप 1 + 2 लिखोगे आप यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा, -1 की पावर कितनी जाएगी 3, और ये कितना आएगा, माइनस आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। बट आप इसको अभी फिलहाल के लिए समझिए कि ऐसे ही डिटरमिनेंटों को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। अच्छा जी, तो आई लिख दिया हमने, फिर ये इससे मल्टीप्लाई माइनस ये इससे मल्टीप्लाई, तो 3 और बीच में माइनस, ये पता है नहीं पता है, ये बात है पक्का। तो 3 और यहाँ पे माइनस, और -1 × -2 कितना आ जाएगा 2, ठीक है। और फिर माइनस का j, फिर इस वाली रो और इस वाले कॉलम को छोड़ देते हैं, फिर ये वाला इससे, ये वाला इससे, तो 3 2 6 और +1, और फिर k, ये वाला इससे और ये वाला इससे, तो यहाँ -4 और -1, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास i और -7j और -5 k। तो मैंने बताया था आपको ये एक वेक्टर देता है, कैसी क्वांटिटी देता है, वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा आपको एक वेक्टर क्वांटिटी देगा। अब मेन बात है, ये वेक्टर
का काम क्या है, मतलब ये वेक्टर ठीक है, एक वेक्टर आया, लेकिन कुछ होगी ना, कुछ खास बात होगी ना इस वेक्टर की। जब आपने क्रॉस निकाला तो एक वेक्टर आया, तो वो वेक्टर दिखाता, मतलब वेक्टर क्या है, वो कौन सा वेक्टर है, वो रिजल्टेंट नहीं है, वो इन दोनों वेक्टरों का परपेंडिकुलर वेक्टर है। हाँ जी, जो क्रॉस प्रोडक्ट से जो वेक्टर मिलता है ना, जैसे मान लो ए वेक्टर यहाँ है, बी वेक्टर यहाँ है, तो अगर मैं दोनों वेक्टरों का अगर क्रॉस कर रहा हूँ तो इसका मतलब है ओके, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के जो मतलब क्रॉस होता है ना, वो ध्यान रखिएगा, वो एक ऐसा वेक्टर देता है आपको, ये है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और इस वेक्टर की खासियत ये है कि हाँ जी, ये दोनों का परपेंडिकुलर होता है, दोनों के साथ रिजल्टेंट बाबू यहाँ हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट वाला रिजल्टेंट नहीं देता, रिजल्टेंट वो पैरेललोग्राम लॉ जो है उसमें मिलता है। क्रॉस प्रोडक्ट आपको हमेशा एक ऐसा वेक्टर देता है जो कि परपेंडिकुलर होगा दोनों वेक्टर में, इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि इसका 3D में भरपूर इस्तेमाल है। ठीक है, बोलो। हाँ, इसको आप नॉर्मल कह सकते हो, बिल्कुल, क्यों नहीं, लेकिन नॉर्मल ये दोनों वेक्टरों का है, कह सकते हो। ठीक है, ये समझ में आया आप लोगों को। अब आइए इनके फॉर्मूलाज पे बात कर लेते हैं। भाई देखो, डॉट प्रोडक्ट निकालना तो हमने सीख लिया, लेकिन इसका एक फॉर्मूले के थ्रू भी आप इसको निकाल सकते हो। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला होता है, बताओ भाई आर्यन। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर cos थीटा, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, हाँ जी, और ये डॉट प्रोडक्ट का। अब आप देखिए, जैसे मैंने लिखा था वहाँ पर आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर लिखा था ना मैंने किसके को लिखा था, वन के। ये कैसे आया, ये इसी फॉर्मूले के थ्रू आया, देखो कैसे, आई कैप डॉट आई कैप इक्वल टू लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप और मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, और यहाँ पे कितना कॉस थीटा, कितना है भाई सेम है ना, आई आई तो है, तो दोनों एक्स एक्सिस पे ही है, तो भाई इनके बीच में एंगल कितना होगा, 0। कॉस 0 कितना होता, 1 होता। तो भाई आई का मैग्नीट्यूड मतलब कितना, ये तो यूनिट वेक्टर है आई, तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा, तो इसीलिए मैं इसको 1 बता रहा हूँ। बाबू आई देखो, जैसे मान लो एक वेक्टर है, उस वो अपने साथ ही अपने साथ ही कितना एंगल बनाएगा, 0 डिग्री तो बनाएगा। तो आई कैप है, एक्स एक्सिस पे आई कैप, और दूसरा भी आई कैप ही है, तो वो भी तो एक्स एक्सिस पे ही होगा, तो उनके बीच में एंगल बनेगा ही कितना, 0 डिग्री बनेगा, नहीं है? ठीक है, अच्छा जी, इसी तरीके से आई कैप डॉट जे कैप कितना बताएगा, क्यों बताएगा, आइए देख लेते हैं। भाई देखो, आई कैप डॉट जे कैप जब हम करेंगे तो ऑब्वियसली बात है, हम आई का मैग्नीट्यूड ढूंढेंगे और किसका मैग्नीट्यूड ढूंढेंगे, जे का, और इनके बीच में एंगल कितना रहेगा, भाई आई तो एक्स एक्सिस वाला है, जे वाई एक्सिस वाला है, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में एंगल कितना होता है, 90 होता है, और cos 90 कितना होता है, 0। तो बचाए बेशक ये 1 दे रहे हो, लेकिन ये तो 0 दे रहा है ना, तो आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, और इसी तरीके से आई के कैप भी होगा, भाई एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में भी 90 का एंगल बनता ही है, 0 ही देगा, इसीलिए आई आई वाले बच जाते हैं, जे जे वाले बच जाते हैं, और कौन कौन बच जाता है, लॉजिक समझ में आ रहा है? ठीक है, अच्छा जी, तो देखो यहाँ से ना एक बात है और समझ में आ रही है आपके, दो वेक्टर का डॉट अगर 0 आता है तो इसका मतलब क्या है, इसके देखो सुनो मेरी बात, हाँ जी, दो वेक्टरों का डॉट में होता क्या क्या है, एक तो ए का मैग्नीट्यूड होता है, एक किसका मैग्नीट्यूड होता है, बी का, और एक होता है कॉस थीटा। तो भाई इनका 0 होना 3 बातों पर डिपेंड करता है, या तो ये 0 हो गया, या तो ये 0, या तो ये 0, और या तो इनके बीच में, ठीक, वेरी गुड, या तो ए का मैग्नीट्यूड 0 हो,
अच्छा, ए का मैग्नीट्यूड 0 होता है तो ए वेक्टर को क्या बोलते हैं? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 आता है, ऐसे वेक्टर को क्या बोलते हैं? जीरो वेक्टर बोलते हैं। ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलते हैं? जीरो वेक्टर। तो ध्यान रखना, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर 0 है तो इसका मतलब ए वेक्टर आपका जीरो वेक्टर है। हाँ जी, फ्री वेक्टर होता है, मूवेबल वेक्टर रहता है वो, इधर से उधर से। जैसे मान लीजिए, हाँ वो ट्राइंगल लॉ में नहीं, वैल्यू चेंज नहीं होती और इवन उसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं होती, उसको पैरेलली मूव कर सकते हो आप इधर से उधर विद सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन। मतलब जैसे यहाँ पर एक वेक्टर है ये, तो मैं इसी को ही मूव करूँगा उठा के एज इट इज, इसे यहाँ ऊपर नीचे कर सकते हैं। वैल्यू चेंज होगी किस चीज़ की? वैल्यू कैसे चेंज हो जाएगी? मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा। डायरेक्शन तो ये बोल बोल तो बोल। वो एक्स है अभी जैसे एक्स वाई प्लेन में रखा है और इसी वेक्टर को फिर आप जेड एक्स प्लेन में रख दोगे तो जेड एक्स प्लेन की बात नहीं, आपने डायरेक्शन ही बदल दी, पैरेलल कहाँ रह गया फिर वो? भाई आप एक्स वाई प्लेन की चीज को, जैसे यहाँ वेक्टर यहाँ से यहाँ रख दिया, हाँ जी, ये बात डबल देगी, एक्स एक्सिस देगी, यहाँ का छोर बेच भी यहाँ का छोर है। तो सेम लेंथ की बात तो कर रहे हैं आपने। उस पर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा। रिवेशन ना होता तो वैल्यू डबल देगी, कहीं भी रख दो फिर ऐसे तो आप हाँ, वेक्टर को उसी प्लेन पर, मतलब मान लो तुम उसी शीट पर मैं कहीं पर भी रख सकता हूँ। जैसे मान लो तुम्हारा एक वेक्टर है, जैसे ये एक वेक्टर है, अब इससे पास होता हुआ जो प्लेन होगा उस प्लेन पर मैं इसको कहीं भी मूव कर लूँ, वो फ्री वेक्टर। हाँ, मैं उसकी यहाँ ऐसे है, मैं इसको ऐसे घुमा के ऐसे नहीं रख सकता, ये गलत है। डायरेक्शन नहीं बदल सकते, लेकिन उसके पैरेलली आप कहीं भी कुछ भी बना सकते हो, वो मूवेबल वेक्टर, ऐसे वेक्टर कहलाते हैं फ्री वेक्टर। पैरेलल वेक्टरों की डायरेक्शन सेम नहीं होती। एंटी पैरेलल रिंग, एंटी पैरेलल रिंग जब तो कैसे दिक्कत थोड़ी है, पैरेलल ये सीट है रख दिया आपने नहीं, या मुझे कहा पहले डायरेक्ट पैरेलल सेम रहे। इतना इसमें फ्री वेक्टर पे इतना कॉन्सेप्ट कोई मगजमारी करने की जरूरत नहीं है। फ्री वेक्टर का मतलब होता है एक ऐसा वेक्टर जिसको आप मूव कर सकते हैं और उसी की डायरेक्शन में विद द सेम मैग्नीट्यूड हम किसी भी वेक्टर को मूव कर सकते हैं। बस बात तो से मूव करने की मुझे भी क्या होना है। बताइए, आप बोलिए क्या प्रॉब्लम है? ये तो 90 डिग्री, ये आई एक्स के लिए स्टैंड करता है, वाई के लिए एक्सिस पे। हाँ जी, हाँ, तो जो जेड जो है वो जे के लिए, इसके लिए जे के जो है वो जेड के लिए के करता लिए। है। इनका तो एंगल 90 है, तो इसका कैसे? वो तीनों एक्सिस कितना एंगल क्रिएट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ? 90। अच्छा ठीक है, मैं इधर से ठीक है, हाँ जी, बोलो मनीष, बोले बोलो। ठीक है, नहीं उसमें इतना इतना डिबेट करने वाली बात नहीं थी, अगर होती तो मैं पक्का करता हूँ। ठीक है, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड और यहाँ पे कितना है कॉस थीटा। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिए, ये आपको हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी देगी। क्यों? क्योंकि ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है और ये भी क्या है, स्केलर है। ठीक है, सॉल्व करना मैंने आपको बता दिया था। मैं ये कह रहा था अगर दो वेक्टरों को डॉट कर कर अगर जीरो आ रहा है तो इसका मतलब या तो ए वेक्टर जीरो वेक्टर है, या तो बी वेक्टर जीरो वेक्टर है, या तो दोनों ही जीरो वेक्टर है, और या तो दोनों के बीच में जो थीटा है वो 90 है। ये भी तो केस हो सकता है। नहीं भाई देखो ना, इस पे डिपेंड कर रहा है। कॉस कब जीरो देता है आपको? 90 पर। तो वैसी बात है, मतलब परपेंडिकुलर जीरो वेक्टर दूसरे के साथ 90 डिग्री कैसे बना देंगे? ठीक है, ओके, ओरिजिन पे नहीं होता जीरो वेक्टर, ओरिजिन पे मत बोलो। जीरो वेक्टर कोई एक पॉइंट पे ही हो गया, जैसे मान लो अब वो पॉइंट ओरिजिन पे ही होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं। वो एंगल 90 है। नहीं, उसका ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है। ठीक है, हाँ हाँ, जब वो ओरिजिन पर होगा उस टाइम इस पे हो रहा है। जैसे मान लो ए आई और माइनस मैं कुछ ले लूं, मतलब देख
जैसे मान लो यहाँ से एक वेक्टर शुरू हुआ, सिर्फ ओरिजिन पे ही नहीं, ये भी जीरो वेक्टर ही कहलाते हैं। जैसे मान लो एक वेक्टर बना, यहाँ से एक और वेक्टर बना, और यहाँ से आप वापस आ गए, ठीक है। अब ये मान लो ये तो नॉन जीरो वेक्टर है, ये भी नॉन जीरो वेक्टर है, और ये भी नॉन जीरो वेक्टर है, लेकिन जब मैं वेक्टरों को प्लस करूंगा तो ये जीरो वेक्टर होगा। क्यों? क्योंकि जीरो वेक्टर की पहचान होती है कि जो उसका इनिशियल पॉइंट होता है ना, वही उसका क्या होता है, फाइनल पॉइंट। तो ऐसे वेक्टर तो ठीक है, ये इंडिविजुअली अलग अलग वेक्टर हैं, लेकिन अगर मैं इनका ऐड करता हूँ ना तो ये आपको जीरो वेक्टर दिखा देते हैं। जैसे हाँ जी, देखो जैसे i माइनस जे प्लस 2k, ठीक है। थोड़ा देखो हम बनाएंगे, और बी वेक्टर को मैं लिख दूं मान लो i और माइनस जे और माइनस के, ठीक है, और प्लस नहीं माइनस टू आई और प्लस 2j और माइनस के। ये वेक्टर ये वेक्टर ये, और ये वेक्टर ये है, सही है। अब इनका ऐड करना है एक बार, आपको मिलेगा ना 0i प्लस 0j और प्लस 0k। तो ऐसा मत बोलो कि हमेशा ओरिजिन पे ही होता है, कभी कभी ये भी जीरो वेक्टर ही कहलाता है। लेकिन अगर आप सिर्फ एक पॉइंट की बात करो तो हाँ, पॉइंट की उसमें आप कह सकते हो कि ये ओरिजिन पे होता है, उसके कोऑर्डिनेट 0,0,0 ही होने चाहिए। एक तो इस तरीके के वेक्टर जीरो वेक्टर होते हैं, एक जिन वेक्टरों का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट वापस घूमकर वही हो जाता है, तो ऐसे वेक्टर भी क्या कहलाते हैं, जीरो। सिर्फ ओरिजिन वाले ही नहीं, ऐसे वेक्टर भी जीरो वेक्टर कहलाते हैं, ठीक है। पूछ सकता है आपको, ए वेक्टर दे देगा, बी वेक्टर दे देगा, सी वेक्टर दे देगा, और बोलेगा इनका एडिशन क्या है, जीरो वेक्टर है, ये है, दो तीन ऑप्शन है, कोई इनिशियल है, कैसा है, आपको समझाना है वहाँ पे ये जीरो वेक्टर, ठीक है। ओके, तो ये क्लियर हुआ आप लोगों को कि दो वेक्टर अगर 90 हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो, ठीक है। लेकिन उसके लिए ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या होने चाहिए, नॉन जीरो वेक्टर होने चाहिए। अच्छा जी, क्रॉस वाला भी मैंने आपको बता दिया, क्रॉस क्या देता है आपको, ठीक है। सॉल्व करने बता दिया, फॉर्मूला देख लीजिए, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा और एन कैप, और क्या देता है, एन कैप भी होता है फॉर्मूले के हिसाब से। अच्छा, ऐसा क्यों लिखा है, मैंने कोई आइडिया दो, एन कैप क्यों लिखा है, ये वेक्टर कौन देता है, और यस भैया, ये स्केलर देगा, ये स्केलर देगा, ये भी तो स्केलर ही देगा। फिर तुम तो कह रहे थे वेक्टर बनता है, वेक्टर कौन बना रहा है फिर, एन कैप। एन कैप नॉर्मल वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर, और किन के नॉर्मल वेक्टर होता है, इन दोनों के, ठीक है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आपको इस फॉर्मूले के थ्रू भी मिल सकता है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको ये, और या तो पिछला वाला ये वाला नहीं, क्योंकि इसमें एन कैप इन्वॉल्व रहता है ना। तो ये जो डॉट वेक्टर है, आपको ये कहीं ना कहीं थोड़ी मदद करता है आप लोगों की एंगल निकालने के लिए। मतलब दो वेक्टर हैं और अगर उनके बीच का अगर एंगल निकालना है तो उसका फॉर्मूला भी इसी से बना हुआ है, कॉस थीटा इक्वल टू में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो अगर आप मतलब ए वेक्टर है तुम्हारे पास, बी वेक्टर है तुम्हारे पास, और तुम्हें बोला कि इन दोनों के बीच में एंगल बताओ, तो तुम इस फॉर्मूले के थ्रू निकाल सकते हो। डॉट तुम्हें आता है, मैग्नीट्यूड तुम्हें निकालना आता है, फॉर्मूले में रखना है, कॉस थीटा निकाल देना। बोले बाबू, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर में देता क्या है, डिस्टेंस देता है। यही तो मिस्ट्री है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपको देता क्या है, ये एक स्केलर क्वांटिटी देता है, लेकिन वो स्केलर क्वांटिटी रिप्रेजेंट क्या करती है, ढूंढो इसका आंसर क्या देता है। ये कह रहा हूं ए वेक्टर और बी वेक्टर में क्या जोड़ना है, जैसे क्रॉस ए क्रॉस बी तो पैरेलल वेक्टर को परपेंडिकुलर वेक्टर के बीच का एक डॉट बी किसका, वो पता नहीं कहां से वेक्टर है कोई, ठीक है। नहीं, ये आपका होमवर्क है आज का, आपका होमवर्क सुनो इधर मेरी बात, आवाज नहीं, होमवर्क ये आप लोगों का कि आपको मुझे ये बताना है कल कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर
जो मैग्नीट्यूड देता है वो क्या देता है? वो किसका मैग्नीट्यूड है? अच्छा ठीक है। वो होता तो है मैग्नीट्यूड, ये बात तो सही बोली है। भैया जैसे कोई हमको कार्ड प्लेन दिया भैया, ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है। भैया,